स्वागत है आपका हिंदू इन्फोपीडिया में, आपका विश्वसनीय स्रोत सामाजिक मुद्दों के लिए। अब रिलीजियस डेमोग्राफिक्स इन एक्शन कोई चेतावनी नहीं है, यह फ्रांस की सड़कों और संस्थानों में घट रही वास्तविकता है। भाग 1 में आपने देखा कि कैसे धार्मिक जनसंख्या के समूह अब केवल सांस्कृतिक अलगाव नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। अब हम गहराई से देखेंगे कि कैसे यह जनसांख्यिकीय शक्ति अब सांस्कृतिक जबरदस्ती से आगे बढ़कर आर्थिक अलगाव और कानूनी असर पैदा कर रही है। यह कोई आकस्मिक असंतोष नहीं, यह चरणबद्ध रणनीति है जो शासन, समावेश और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही बदल रही है। फ्रांस के कानून अब भी धर्मनिरपेक्षता, लाइसिते के ढांचे में बंधे हैं, लेकिन धार्मिक दबाव संस्थागत दरारें पैदा कर चुका है। अरबी सेवाएं। फ्रांस ने विदेशी प्रभाव रोकने के लिए अरबी भाषा शिक्षा कार्यक्रम ELCO को 2020 से ही समाप्त करना शुरू कर दिया है। नमाज व्यवस्था। लोग सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं, पर कंपनियों पर प्रार्थना कक्ष या भोजन व्यवस्था लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इस्लामी मध्यस्थता। कोई भी वैध अदालत शरीयत आधारित मध्यस्थता को मान्यता नहीं देती। सारे मध्यस्थ विकल्प धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे में ही आते हैं। हलाल कर या वित्तीय छूट। हलाल कर जैसे प्रस्तावों को असंवैधानिक कहकर कानून निर्माताओं ने खारिज कर दिया है, लेकिन इन नीतिगत इनकारों के बावजूद जमीन पर सांस्कृतिक दबाव राजनीतिक झुकाव पैदा कर रहा है। फ्रांस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आक्रामक धर्मनिरपेक्षता है। जहां ईसाई समाज सामूहिक एकजुटता दे सकता है, वहीं नास्तिक व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। इतिहास बनाम वर्तमान। ईसाई फ्रांस। नैतिकता, सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति और इतिहास ने मिलकर आत्मरक्षा की क्षमता दी। नास्तिक फ्रांस। केवल व्यक्तिगत सुविधा, प्रशासनिक संस्थान और सकारात्मक विचारधारा की कमी। नतीजा, कोई उच्च उद्देश्य नहीं जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत बलिदान दे सके, न कोई समुदाय जो उसका समर्थन करे। पुलिस और अदालतें इस्लामी दबाव से टकराने से बचती हैं, नास्तिक व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है। जब सांस्कृतिक जबरदस्ती और नास्तिक असहायता मिलती है, तो धर्म परिवर्तन एक व्यवहारिक रास्ता बन जाता है। इस्लाम अपनाने से सड़क पर उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। समुदाय का समर्थन मिलता है, व्यापारिक व रोजगार में सहूलियत मिलती है, पहचान और सुरक्षा की भावना नास्तिकता नहीं दे पाती। इसलिए मुस्लिम बहुल इलाकों में धर्म परिवर्तन की दर 2 से 3% सालाना तक पहुंच गई है, जिससे जनसंख्या संतुलन 8-12 साल पहले बदल सकता है। 1960 से ही फ्रांस ने अफ्रीकी मुस्लिम आप्रवासन को मजदूरी के लिए प्रोत्साहित किया। 1976 का पारिवारिक पुनर्मिलन कानून बहुपीढ़ीय स्थायित्व का कारण बना। इसके साथ ही धार्मिक डेटा न लेने की नीति ने वास्तविकता से शासन को अंधा रखा। परिणाम, अब मुस्लिम जनसंख्या केंद्र न केवल सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दबाव पैदा कर रहे हैं। अब सांस्कृतिक दबाव धीरे धीरे आर्थिक नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है। सामूहिक रूप से मुस्लिम संस्थाएं रणनीतिक संपत्तियां खरीद रही हैं। गैर मुस्लिम संपत्ति विक्रय में 23% वार्षिक वृद्धि हो रही है। विशिष्ट इलाकों में मुस्लिम व्यापारिक हिस्सेदारी बहुमत में है। गैर मुस्लिम व्यवसायों पर इस्लामी मानकों को अपनाने का दबाव बढ़ रहा है। मुस्लिम ग्राहकों का बहिष्कार उन व्यवसायों से हो रहा है जो अनुकूल नहीं हैं। समानांतर आर्थिक ढांचा, इस्लामिक बैंकिंग और वैकल्पिक कल्याण सेवाएं उभर रही हैं। मतदाता पंजीकरण और मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष वाम दलों से रणनीतिक गठबंधन बन रहे हैं। यह सब संकेत हैं कि 2027 से 2040 तक
आर्थिक दबाव और बहिष्कार की पूरी प्रणाली सक्रिय हो सकती है। फ्रांस अब अलग अलग दंगों से नहीं जूझ रहा। यह एक धीमी, व्यवस्थित पहचान परिवर्तन का सामना कर रहा है। जहां विचारधारा विफल हो, वहां संगठित धार्मिक समुदाय जीतने लगता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे वैश्विक मीडिया इस जनसांख्यिकीय विजय को समावेश और सांस्कृतिक विविधता कहकर छुपा देता है। फ्रांस की जलती सड़कों ने जो कहा, अब मीडिया उसे छुपा रहा है। देखिए भाग 5, जहां हम उजागर करेंगे कि कैसे मीडिया ने इस्लामिक जबरदस्ती को विविधता कहकर लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। हमारा वीडियो पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा ब्लॉग hinduinfopedia.com पर पढ़िए।